नमस्कार। दुनिया बेहद खूबसूरत है, इसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए और इसीलिए हमें अपनी आँखों की सेहत की खूब परवाह करनी चाहिए। एक बीमारी है जिसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है, जो चुपके से हमारी नज़र चुरा लेता है। इसका नाम है काला मोतिया यानी ग्लूकोमा। इसके लक्षणों को जानना और इससे जुड़ी जागरूकता बेहद ज़रूरी है और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्स ऋषिकेश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मित्तल। नमस्कार डॉक्टर मित्तल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काला मोतिया पर आज हम बातचीत कर रहे हैं ये, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से ये बीमारी एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश में 12 मिलियन से अधिक लोग, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि काला मोतिया है क्या और ये किस तरह से हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है आंखों में होने वाली जिसमें आंखों का दबाव बढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, रक्तचाप बढ़ गया, ऐसे ही आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मली ये 12 से 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच में रहता है। जब ये दबाव बढ़ जाता है तो दबाव बढ़ने के कारण जो हमारी नस है, आंखों से जो नस दिमाग में जा रही है, जिसके द्वारा हम देखते हैं, वो नस धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो इस तरह से ये अंधापन को जन्म देता है। जिस तरह से कहा जाता है कि 90% मामलों में एक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसे काला मोतिया है, तो यहाँ पर जागरूकता जरूरी है। और क्या लक्षण है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये काला मोतिया के लक्षण हैं? एक्चुअली काला मोतिया जो ये बीमारी है, जिसे हम ग्लूकोमा भी कहते हैं, इस बीमारी में जो लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षणों में सबसे पहले तो एक लक्षण ये मान के चलिए कि कोई लक्षण ही ना होना जी। तो अगर आप ये देखिए किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे बीमारी हो रखी है? बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या की दिक्कत है। इस कुछ लोगों में, बाकी लोगों में कुछ में होता है कि किसी को सर में दर्द है, आंखों में हल्का सा दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का, या चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा होता है। कभी कभी इसका अटैक भी पड़ जाता है, उस समय बिल्कुल आंखें लाल हो जाती हैं, एकदम दिखना बंद हो जाता है एक आंख से। तो वो सब स्थितियों में तो पता चल जाता है, परंतु अगर ये बीमारी कब शुरू हुई, कब नहीं हुई, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक छोटी सी इसकी आपको उसका उदाहरण देता हूँ, उपमा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे लकड़ी की कुर्सियाँ तो अब नहीं होती, पहले लकड़ी की कुर्सी पे बैठते थे, उसमें दीमक लग जाए तो अंदर से तो, बाहर से तो चेयर अच्छी दिखती रहेगी, अंदर से खोखली होती जा रही है, और कभी भी वो चेयर जब एक दिन आप बैठेंगे तो गिर जाएंगे जी। तो शुरू में पता ही नहीं चला कि कब अंदर से खराब होनी शुरू हो गई। इसी तरह की ये बीमारी है ग्लूकोमा, काला मोतिया जिसे हम बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे आँख की जो नस है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है और हमें लगता है कि हमें ठीक से दिखाई दे रहा है, शायद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी आँखों में इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है तब पता चलता है। तो किसी व्यक्ति को किस तरह से, अगर हम इस बीमारी के प्रति जागरूकता की बात करें, तो क्या उसे नियमित तौर पर आंखों की जांच कराते रहने चाहिए? जैसे कि होता है ना कि 40 साल की एज के बाद कहते हैं कि भाई अपना ब्लड शुगर चेक करवा लो, ब्लड प्रेशर चेक करवा लो। ऐसे ही 40 साल की एज के बाद एक बार अपनी आंखों का टेस्टिंग आंखों के स्पेशलिस्ट से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि चश्मे की दुकान पे नहीं, आंखों के नेत्र चिकित्सक से एक बार जाँच करा लें, तो वो नेत्र चिकित्सक ऑटोमेटिकली ही आपका आंखों का प्रेशर, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, उसको चेक करेंगे जी। तो वो वहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, ये देखते हैं और आंख के पर्दे की भी जांच करते हैं, नस की भी जांच करी जाती है एज ए रूटीन। तो उसमें वो बीमारी अगर किसी को है तो पता चल जाएगी कि है तो नहीं। सामान्यतः ये बीमारी जो है, जो बहुत कॉमनली होती है, यूजुअली 50 साल की एज के बाद होती है, 50-60 साल की एज के बाद। पर कुछ इसके टाइप्स होते हैं जो कभी बच्चों में भी हो जाता है। अच्छा। तो बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का एज है, उसमें देखा कि उसकी एक आंख बड़ी है या 2 आंखें बड़ी, ज़्यादा बड़ी आंखें हैं, तो उसमें भी बीमारी हो जाती है। ऐसे केस कम होते हैं इसकी अपेक्षा, तो तब तो वो चीज़ पता चल जाती है जी। परंतु अगर कोई लक्षण नहीं है या किसी को ज़रा सा भी शक होता है कि भाई हो सकता है मुझे ना हो, तो चेकअप करा लेना चाहिए जी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट, वो इसीलिए कहा जाता है। तो एक समय के बाद नियमित जांच कराते रहने चाहिए आंखों की, जिस तरह से हम अपनी बॉडी के ब्लड टेस्ट या अन्य टेस्ट कराते बिल्कुल, हैं। जैसे ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, एक बार आंखों का प्रेशर भी चेक करा लेना चाहिए। और जो ये चेकअप की अगर हम बात करें, तो अगर ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, छोटे शहर हों, तो CHC पर या जिला अस्पताल स्तर पर ये जांच कराई जा सकती हैं?
जिला अस्पताल स्तर पर ये सुविधा अवेलेबल होती है, CHC लेवल पर भी ये सुविधा अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर ये सब सुविधाएं सब हैं, वहाँ पर ये करी जा सकती है। किस तरह की जांच होती है, अगर आप जांच के बारे में बता सके कि किस तरह से हम पता जैसे लगाते हैं? कि कोई भी रोगी जैसे आकर आंखों का चेकअप के लिए आता है तो ना सामान्यतः उसकी नज़र की जांच करते हैं कि रोशनी कितनी है, कोई उसको चश्मा लगाने की जरूरत है, चश्मे का नंबर चेक हो गया, ये हो गया। उसके बाद उसकी आंख के अंदर देखा जाता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है। तो आंखों का जब दबाव चेक करते हैं और फिर आंखों की पुतली फैला करके या बिना पुतली फैलाए भी कम से कम उसका फंडस रेटिना देख लेते हैं कि भाई उसका जो ऑप्टिक डिस्क है, उसकी जो नर्व है जो ब्रेन से आती है, उसका उसमें कोई चेंज तो नहीं हो रखा है। अगर ये चीज़ पता चल जाती है और आंखों का दबाव पता चल जाता है, तब एक तीसरा टेस्ट किया जाता है जिसको कि हम विजुअल फील्ड टेस्ट कहते हैं। तो वो विजुअल फील्ड टेस्ट CHC पे होना मुश्किल है, वो जिला अस्पताल के लेवल पर और बाकी संस्थानों में हो सकता है, संभव है। तो ये टेस्ट करा जाता है और कभी कभी इसमें एक OCT जैसे टेस्ट होता है जिसको हम OCT बोलते हैं। वो भी टेस्ट जो है आँख की जो नस होती है उसका एक तरह से समझ लीजिए कि MRI जैसे, एक तुलना के लिए मैं कह रहा हूँ, MRI नहीं है, OCT है जी। तो उसकी जांच करने के लिए हो जाती है। परंतु वो सब सुविधाएं जिला स्तर के अस्पताल में ही मिल पाएगी या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ही मिल पाएंगी जी। परंतु आंखों का प्रेशर और एक आंख के नस की जांच ये आप CHC लेवल पे भी हो सकती है। तो अगर आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि ग्लूकोमा के लक्षण हैं? बिल्कुल, इसका मतलब कि ग्लूकोमा की बीमारी, अगर आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो संभावना है कि ग्लूकोमा की बीमारी हो सकती है जी। संभावना है। उस कंडीशन में हम उसके बाकी टेस्ट भी करेंगे, आंखों की नस की जांच करेंगे, विजुअल फील्ड्स होते हैं उसको टेस्ट करा जाता है जी। और एक OCT की जांच करनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसमें कि आंख का दबाव नॉर्मल होता है और पर फिर भी ग्लूकोमा की बीमारी होती है। तो उसको हम लो टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं या नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, तो वो भी एक ग्लूकोमा हो सकता है। तो अतः कहने के लिए ये बात ये हो गई कि हमको आंखों का प्रेशर तो चेक कराना ही कराना है, आंख के पर्दे की जांच भी जरूरी करानी है जी। कम से कम ये 2 टेस्ट से हम पकड़ सकते हैं बीमारी को। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक किस्सा बताता हूँ। एक पेशेंट आए, 60 साल के थे, अपनी पत्नी का दिखाने लाए थे कि उसको कैटरेक्ट हो रहा है, देख लें। तो फिर बोले हमसे कि डॉक्टर साहब जैसा मेरी भी आंख देख लीजिए। हमने कहा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है? कहते देख लीजिए 60 साल का हो गया हूँ मैं, कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। सफ़ेद मोतिया से उनका मतलब था। अब हम ऐसे रूटीन अगर किसी को देखेंगे तो हम ये भी चीज़ देखेंगे, आँख का प्रेशर भी देखेंगे और उसका आँख के पर्दे में भी जांच करते ही हैं साथ में। उनका प्रेशर चेक किया तो प्रेशर तो उनका था 12, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में था। तो 12 तो नॉर्मल होता है, पर हमने जब उनका फंडस देखा तो देखा कि जो है उनका जो नर्व थी उसमें चेंजेस थे, ग्लूकोमा का सस्पिशन हुआ। तो फिर हमने उनका OCT किया, विजुअल फील्ड्स चेंजेस होते हैं, उसको हम ऑटोमेटिक पेरीमीट्री कहते हैं, वो टेस्ट किया तो पाया कि उनकी तो एक आंख में जो है ऑलमोस्ट 50% डैमेज था, दूसरी में 70% डैमेज था, उन्हें पता ही नहीं था। तो मैंने पूछा उनसे कि आप ये क्यों कराना चाह रहे थे जांच अपनी? अब इस पे ध्यान दीजिएगा, लक्षण बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, उनको ऐसे लक्षण भी होते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना आजकल जो है 2 साल से लगता है कि पहले मैं एक ट्यूबलाइट जला के कमरे में पढ़ लेता था, अब मुझे 2 ट्यूबलाइट जलानी पड़ती हैं। तो मुझे लगा शायद सफ़ेद मोतिया की शुरुआत हो गई होगी, 60 साल की तरफ होने जा रहा हूँ मैं। और मैंने कहा और कुछ भी दिक्कत थी? क्योंकि देखा उनके विजुअल फील्ड्स डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये नोटिस करता हूँ, जब मैं ड्राइव करता हूँ तो कुछ सालों से देखता हूँ कि सामने सड़क पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अचानक से कोई साइड से अचानक से आ जाता है मेरे आगे। अच्छा। एकदम, तो मुझे लगता है कि अरे मैंने कैसे इसको मिस कर दिया, ये आदमी साइड में दिख तो रहा नहीं था, मुझे एकदम आगे आ गया मेरे। तो ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स थे जो कि उनको इस तरह से पता चली। ये विजुअल फील्ड जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा इसको समझाएं। मैं इसको बता देता हूँ आपको। एक तो होता है कि हमने नज़र की जांच की कि भी हम लोग कितनी लाइन पढ़ सकते हैं, बारीक पढ़ सकते हैं, दूर का नज़दीक का, ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सामने आपके कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे साथ साथ मुझे पता है कि आप भी बैठे हैं, कोई बैठा है इधर, ये भी बैठे हैं, तो इतना एरिया मैं देख रहा हूँ, इसको कहते हैं फील्ड ऑफ विजन। तो क्या होता है ये हमारे आंख के पर्दे से के वजह से है सब कुछ, आंख का पर्दा और आंख की नस की वजह से। तो काला मोतिया नाम की बीमारी होती है, ग्लूकोमा की बीमारी होती है, तो उसकी वो हमारी गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं, वो डैमेज होने लगती हैं और फिर नर्व खराब होने लगती है। तो ये हमारे चेंजेस विजुअल फील्ड मतलब हमें साइड में दिखना कम हो जाएगा इस तरह से। परंतु ऐसा बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता, ये एडवांस स्टेज में ही पता चल पाता है। ठीक है। तो जब तक तो रोशनी बहुत खराब हो चुकी होगी। इस बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसी वजह से जो है ये हमारा देखिए कि इंटरनेशनल ग्लूकोमा वीक होता है हर साल का दूसरा मंथ जो होता है मार्च का, और हमारे देश की सरकार से
पिछले करीब 22 सालों से 20-22 सालों से नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट भी एक बीमारी उसके साथ में है ये, जी। ताकि सरकार चाहती है कि पूरा इनको चेकअप किया जाए। वो इसलिए कि इस बीमारी में जो आँख की नस पे जो असर आ चुका है, जो कमजोरी आ चुकी है, वो फिर ठीक नहीं हो पाती जी। यानी कि इरिवर्सिबल लॉस। जैसे मान लीजिए सफ़ेद मोतिया किसी को हुआ तो वो तो ऑपरेशन करके लेंस फिट कर देंगे, ठीक हो जाएगा, रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बीमारी में जो हमारी आंखों में डैमेज हो चुका है, आंख की जो रोशनी है वो एकदम शुरू में कम नहीं होती, वो बाद में होती है कम जी। शुरू पर। जो इसमें जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस ठीक नहीं हो सकता। मतलब एक बार आपकी आंख को जितना नुकसान पहुंच गया, आप उसको वहां पर नियंत्रित कर सकते हैं, बस उसको आगे के लिए नियंत्रित कर सकते हैं जी। जितना डैमेज हो चुका उसको नहीं कर सकते जी। तो ये इसका एक ये चीज भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि काला मोतिया सफेद मोतिया नाम सेम है, और जैसे अभी आपने भी बताया कि सफेद मोतिया का शक था, फिर वो काला मोतिया निकला। इन दोनों बीमारियों में क्या समानता या फिर क्या विभिन्नता है, किस तरह से अलग हैं दोनों ही बीमारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। सफ़ेद मोतिया सबसे कॉमन जो बीमारी हमारे मतलब कहीं भी किसी जगह भी होती है, एज के साथ होती है जी। और सभी को, किसी को 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में कहीं ना कहीं होती ही है अक्सर। वो सफ़ेद मोतिया कहते हैं। उसमें जो आँख का जो तारा दिखता है, प्यूपिल, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, ये सफ़ेद होने लगती है। शुरू में बिल्कुल अभी काली है, फिर थोड़ा सा ग्रे कलर की हो जाती है, फिर तो धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। थोड़ा सा चश्मा बनवाते हैं तो कुछ नज़र बढ़ती है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों को ड्राइव करते समय ग्लेयर ज़्यादा होती है, चौंध ज़्यादा लगती है, ऐसे भी शुरुआत होती है सफ़ेद मोतियाबिंद की। परंतु काला मोतिया में क्या होता है कि पेशेंट, कुछ लोगों को जैसे रात के टाइम में वो महसूस करते हैं कि जैसे हम रात के टाइम में ड्राइविंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो नज़र जो है हमारी रोशनी रात के टाइम में ज़्यादा कम हो जाती है। कुछ लोगों को कम हो गई, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रोशनी कम, मतलब हल्का सा, जैसे आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले रात के टाइम में थोड़ा देख लेते थे, अब नहीं अच्छा दिख पाता है जी। कुछ लोगों को लगता है कि जो है चश्मे का नंबर जो है मेरा बार बार बदल रहा है, नज़दीक का नंबर जो खास तौर से 40 साल के बाद लगाना पड़ता है, तो वो भी बदल रहा है। अगर किसी को ये सिम्टम भी है, लक्षण है, तो भी सोचना चाहिए कि भाई मैं ग्लोकोमा की भी जांच करवा लूँ जी। और कुछ लोगों को लगता है कि रोशनी जो है कम लगती है मुझे पढ़ने में, ज़्यादा रोशनी चाहिए जी। और एडवांस स्टेज में जाके आता है कि जब आपको जो है बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है, पूरा फील्ड ऑफ विजन डिफेक्टेड होता है जी। तो वहाँ तक तो वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू के थोड़े से लक्षण होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोगों में जैसे सफ़ेद मोतिया भी है, हाँ। तो सफ़ेद मोतिया भी जैसे अगर बहुत पक जाए, अगर तो बहुत पकने के बाद भी वो काला मोतिया की तरह से काम करने लगता है, जिसको हम लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं कई बार या नहीं समझ पाते, तो क्योंकि हम लोगों को एज ए डॉक्टर हर तरह के पेशेंट को समझाना पड़ता है जी। तो उनको कि भाई कितना खतरनाक बात है, तो उनको बताना पड़ता है कि सफ़ेद मोतिया का जहर तुम्हारी आंख में फैल गया है, काला मोतिया में बदल गया भी है, तो इसका तो ऑपरेशन काला बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा जी। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जब बहुत सफ़ेद मोतिया ऑपरेशन ना करें, बहुत पक जाए, तो वहाँ भी सतर्क रहने की जरूरत होती है। और लक्षणों की बात की हमने, जांच की बात की हमने, इलाज किस तरह से करते हैं काला मोतिया के इलाज में मेनली 2-3 तरह का तरीका होता है। सबसे पहले तो हम लोग दवाई, आंखों की ड्रॉप्स डाल के किया जाता है, ये खाने की दवाई देते हैं, पर मेनली आंखों की ड्रॉप्स दी जाती हैं, ग्लोकोमा की दवाइयाँ, काला मोतिया की दवाइयाँ। अगर किसी पेशेंट में काला मोतिया की दवा डालने के बावजूद भी वो हमारा ग्लोकोमा, काला मोतिया बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है जी। तब हम उसको ऑपरेशन कर देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट ऐसी बहुत रिमोट एरिया से आया है, उसको काला मोतिया है, हमको लगता है कि वो दोबारा दिखाने नहीं आ पाएगा, तो या बहुत बुजुर्ग है, घर में देखने के लिए कोई ठीक से नहीं है, ये सब सावधान है, तो हमको लगता है कि भाई इससे तो अच्छा ये ऑपरेशन ही करवा लें, कम से कम काला मोतिया का। तो काला मोतिया का ऑपरेशन हो जाता है, या फिर लेज़र के द्वारा चिकित्सा भी होती है काले मोतिया की जी। तो ये 3 तरीके होते हैं करने के, परंतु ये बात जानने की है कि जो रोशनी गिर चुकी है जी। वो नज़र में या जो हमारे पर्दे में जो कमी आ चुकी है, आँख की नस में, ऑप्टिक नर्व में जो कमी आ चुकी है जी। वो ठीक नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी जी। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है कि जब हम दवाई लिखते हैं रोगियों को, तो उनको लगता है कि एक दवाई डालनी शुरू करी, शीशी खत्म हो गई, बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि दिख तो ठीक रहा है मुझे, क्या करना था, ये दवाई बंद कर दिया। तो उनको बताना पड़ता है कि जैसे आप खाना का नियम याद रखते हैं, ऐसे ही दवा का नियम है, 1 बार डालनी है या 2 बार डालनी है, खाना बाद में खाइएगा, पहले दवा डालिएगा, दवा नहीं भूलनी है।
और उनको और ये बताना पड़ता दवा है। चलती रहती है या कुछ समय के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता ये है? लाइफ लॉन्ग दवा चलती है। जैसे ब्लड प्रेशर का बीमारी है जी। कि दवा चलेगी तो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। तो इन बीमारियों में दवा चलती रहे तो कोई नुकसान नहीं है, पर आप ये सोचिए ना, अंधापन से तो बचाव हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो पर दवा चलने के बावजूद भी ऐसे रोगियों को कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में एक बार आके अपनी आंखें दिखाते जाना चाहिए आंखों के डॉक्टर से, क्योंकि वो टेस्ट भी करके देखना पड़ता है कि दवा डालने के बाद भी ग्लोकोमा की बीमारी पूरी कंट्रोल में है या नहीं। तब हम फिर आपका ऑपरेशन सोचें या लेजर। और ये जो ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन किस चीज़ का होता है, मतलब क्या करते हैं हम उस ऑपरेशन के जरिए? इसमें क्या होता है कि जैसे लेजर करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारे आंख में, जैसे आप देखिए हमारी आंखों में जो आंखों को जो फूड मिलेगा हमारी अंदर से, भोजन मिलेगा या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो ब्लड से मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं तो हमारे ब्लड पूरी आंख के अंदर सब जगह तो नहीं आएगा, कम से कम जो हमारा कुछ पार्ट है जो जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं या लेंस बोलते हैं, तो हमारा ब्लड जो है फिल्टर होकर के उसे प्लाज्मा बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह भर जाता है। वो आगे करके आता है हमारी आंख में, आगे के हिस्से में, और फिर वो मतलब यानी कि जैसे हम कहते हैं धमनियों से आया और शिराओं में मिल गया, ऐसे सिस्टम में मिल जाता है, उसका साइकिल चलता रहता है। उस तरह से वो न्यूट्रिशन देता है हमारे आंख के कुछ अंगों को। जब वो न्यूट्रिशन जो जहाँ से वो पैदा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, और फिर वो जहाँ पे वो जाकर के ड्रेन हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए ये कमरा है, एक आंख समझ लीजिए, इधर से यहाँ से पानी आ रहा है अंदर, और उस कमरे से, उस दरवाजे से पानी बाहर जा रहा है जी। तो अगर ये पानी बाहर जाने का जो रास्ता है ब्लॉक हो जाए जी, दरवाजा थोड़ा कम खुल रहा है, तो पानी अंदर बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा कमरे का, ठीक है ना। या फिर जो है पानी ज्यादा अंदर आ रहा है, निकल उतना नहीं पा रहा है, तो अक्सर क्या होता है कि जो पानी निकलने का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। ज्यादातर केसेस में ये होता है, ड्रेनेज सिस्टम है आपका, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग एक ऑल्टरनेट पाथवे बना देते हैं उसका, और या लेजर के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, और ताकि वो आंखों का प्रेशर कंट्रोल में हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए जी। ये ज्यादातर केस में। और ऑपरेशन आखिरी स्टेज होती होगी अगर बीमारी दवाइयों से ठीक हो जाए, आई ड्रॉप जैसा कि आप बता रहे हैं, आई ड्रॉप से ठीक हो जाए, कितने चांसेस होते हैं इस बात के? जिन लोगों को ग्लूकोमा रहता है उन लोगों को ये जानना चाहिए कि दवाई, जैसे एक दवाई चलाई या 2 दवाई चला रखी है हमने, तो कुछ सालों के बाद वो दवाई का असर होना कम हो जाता है, अच्छा, इफेक्ट कम हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जिससे दिखाना रेगुलर दिखाना जरूरी है, तो वो फिर उसमें उनको और दवाई, तीसरी दवाई ऐड कर दी जाती है या बदल दी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली 4 दवाई तक तो कोशिश करते हैं कि दवाई से कंट्रोल में रहे। जहाँ लगता है कि 4 दवाई के बाद भी कंट्रोल नहीं है, खाने की दवाई देनी पड़ रही है, तो खाने की दवाई लंबे टाइम नहीं दे सकते, तो फिर ऑपरेशन करना ही करना है जी। तो ऑपरेशन करने के बाद भी ये होता है कि भाई ऑपरेशन हो गया तो 5-7 साल तक चलता है ऑपरेशन। ये नहीं कि किसी में, एक्चुअली क्या होता है मेडिकल साइंस में हर चीज़ बिल्कुल मैथमेटिक्स 2+2 4 नहीं होती जी। तो किसी में तो 5 साल चलेगा, किसी में 7 साल चल जाएगा, किसी में ज़्यादा चल जाएगा जी। तो फिर वो देखना पड़ता है उसको कि भाई अभी कल कंट्रोल में है, क्योंकि हर आदमी की आंख का रेस्पॉन्स, टिश्यू का रेस्पॉन्स अलग अलग होता है जी। तो उनको मॉनिटरिंग जरूरी होती है। अगर जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन के बाद भी हम एक दवा ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बात आप कर रहे थे, तो क्या इन पर ज़्यादा खतरा होता है ग्लूकोमा होने का? एक्चुअली डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी, मतलब ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है उनकी होने की जी। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी वजह से ही होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के तब हो जाता है उसमें। और इसके अलावा नॉर्मली जैसे कुछ लोग जो होते हैं जिनकी आंखों का साइज थोड़ा छोटा होता है, हाइपरमेट्रोपिक लोग होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा चांस होती है कि नैरो एंगल ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वो जैसे वो कारण हो गए, तो नॉर्मली ये वजह रहती है इसकी, जिसकी वजह से ग्लूकोमा मतलब हो रहा है। मतलब कारण जो है, जैसे कुछ थायराइड की दिक्कत है किसी को, इस तरह में भी हो सकता है, तो ये है। परंतु जैसे ब्लड प्रेशर, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर का ग्लूकोमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत सारे लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जो उनका काम से जुड़ा प्रोफाइल है उसकी वजह से भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो ड्राइनेस बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्या ये वजहें भी कहीं ना कहीं जुड़ती हैं? नहीं, ड्राइनेस अलग चीज़ है, ग्लूकोमा का स्क्रीन टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ट्रीटमेंट के बारे में आपने जो लाइफ स्टाइल बोला था, मैनेजमेंट बोला था जी, इसके संदर्भ में थोड़ा सा कहना चाहूँगा मैं आपसे कि एक हम लोगों ने एम्स में एक रिसर्च किया था आज से करीब 5 साल पहले, तो उसमें हमने कुछ अनुलोम विलोम और एक हमने जैसे श्वासन करते हैं ना, लेट करके श्वासन करते हैं, पेट से धीरे धीरे सांस लेते हैं, अंदर सांस धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे बाहर छोड़ा, एक ये वाली क्रिया, और दूसरी ये अनुलोम विलोम की जो क्रिया है जी, इस पे हमने एक स्टडी की थी ग्लूकोमा के पेशेंट्स में।
अच्छा। तो उस स्टडी का फिर हमने जो है वो हमारा एक हमारी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है अमेरिकन जर्नल ऑफ ग्लोकोमा, उसमें वो पेपर भी पब्लिश हुआ, उसको बेस्ट पेपर भी अवार्ड भी मिला। तो बेसिकली हमारा कहने का पर्पस ये था कि हमने पाया कि करीब कुछ जो लोग कुछ खाली आंखों की दवाई डाल रहे थे, ग्लोकोमा की दवाई डालते थे, दूसरे लोग ग्रुप में थे जो आंखों की दवाई के साथ साथ अनुलोम विलोम और एक ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी साथ में करी। तो उन लोगों में आंख का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा कम हुआ। तो इसका मतलब हम लोग मान लीजिए इस वाले पेशेंट्स में हम लोग 3 दवा चला रखी हैं, तो यहाँ पर अगर 3 चला रही थे तो 2 करनी पड़ जाएंगी, अच्छी बात है। तो यानी कि ये चीज़ जो टेक्निक है, जो भी लोग मतलब ये योगा की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, सारी टेक्निक्स नहीं। और जैसे भस्त्रिका करते हैं ना, जोर जोर से सांस लेकर के, वो नहीं करना चाहिए ग्लोकोमा के पेशेंट को, उसमें आंख का प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें पेट दबा रहे हैं हम जोर से, उसमें आंख का प्रेशर बढ़ेगा, शीर्षासन से आंख का प्रेशर बढ़ेगा। पर सिंपल अनुलोम विलोम जी, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग ये करना और एक सिंपल श्वासन में लेट करके धीरे धीरे पेट में सांस धीरे से पेट से छोड़ना, मतलब जो महसूस होता है कि पेट से जा रही है नीचे तक, डीप जा रही है ग्रेजुअल, ये चीज़ें इफेक्टिव हैं। और ऐसे रोगी जो हैं जिनका इलाज चल रहा है, वो अगर इसको साथ में थोड़ा सा करें धीरे धीरे आराम से 15 मिनट रोज कर लें तो उनको बड़ा फायदा मिलेगा। और ये बात क्या सही है क्या कि पिछले समय की तुलना में, अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें और अब के समय की बात करें, तो ये बीमारी बढ़ी है क्या, ऐसा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ी है, क्योंकि ये आप इसको ऐसा मानिए कि इसका डिटेक्शन बढ़ गया है। क्योंकि जब से हमारी भारत सरकार ने भी जो है 2004-05 से इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इस स्कीम में कुछ बीमारियां हैं आंखों की, जैसे सफ़ेद मोतिया है, आंख की पुतली के रोग हैं, बच्चों में चश्मे के नंबर का है, ये वाली बीमारी ग्लोकोमा है, एक डायबिटीज़ का असर आंख के पर्दे पे आ जाता है। ये बीमारियां सब हमारे नेशनल प्रोग्राम में कवर्ड है। तो जब से ये हुआ है तो कैंपेनिंग बहुत चलती है। हम लोग आज आपके साथ में बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं कि सरकार का ये है कि लोगों को जागरूकता मिले, एजुकेट करें कि भाई ये बीमारी है। तो ये वजह एक मेन है कि जो लगता है कि बीमारी बढ़ गई है। ये बच्चों पर कितना खतरा होता है? कुछ बच्चों में जैसे जब उनका आंखों की बनावट होती है उसमें पैदाइशी कमी होती है जी, तो उनका जो ये जैसे बताया था कि जो आंख का जो फ्लूइड है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा डिफेक्टिव होता है। तो ऐसे बच्चे कई बार, अगर कोई बच्चा है छोटा है, 6 महीने का बच्चा है, और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है चौंध लगती है, आंखें देखने नहीं देता, लाइट में आंखें बंद कर लेता है, ये आंख का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है बच्चे की, तो ऐसे बच्चों इनका खतरा है कि इनकी जांच फौरन होनी चाहिए कि इन्हें पैदाइशी कंजेनिटल ग्लूकोमा तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब पैदाइशी भी ये बीमारी हो सकती है। और क्या ये जो फैमिली हिस्ट्री से भी रिलेट करती है? हाँ। कि अगर आपके परिवार में आपके दादा नाना नानी को था तो आपको भी आशंका है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। फैमिली जो ब्लड रिलेशंस, अगर किसी का कोई ग्लूकोमा है किसी को, तो वो अपने ब्रदर सिस्टर या पेरेंट, मतलब किसी के मान लो किसी को है तो अपने बच्चों को या पेरेंट अपने सिस्टर को, ब्रदर को, उनकी भी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए ग्लूकोमा के लिए। और डॉक्टर के पास जाके बता देना चाहिए कि मेरे जो है ब्रदर को भी ग्लूकोमा है, इसलिए या मेरी मदर को ग्लूकोमा है, आप मेरा भी चेक कर लीजिए। तो यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं उसमें अगर है, उनका चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अंत में अगर इसको सही समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो आंखों की दृष्टि जा सकती है। तो कितना परसेंटेज है जिसमें व्यक्ति आंखों की दृष्टि खो बैठता है? जैसे आपने खुद बताया कि अभी करीब 1.2 करोड़ लोग हमारे देश में, हमारे पास जो अभी डाटा है उसमें ये है। परंतु ये है कि हाँ, जैसे कि अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तब अंत में जो है अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो रोशनी बची रहेगी ना कि आदमी का हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम हर किसी का रहना चाहिए कि 70 ईयर्स की एज हो गई, 80 ईयर्स की भी हो गई, तो इतनी तो साइट रहे कि कम से कम अपना डे टू डे वर्क अपने आप कर ले। बिल्कुल। आप लोग किस तरह से इस बीमारी से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? हम लोग जो है जैसे अक्सर आए दिन जो है मतलब कैंप भी अलग से करते रहते हैं, जिसको ग्लूकोमा स्क्रीनिंग कैंप कहते हैं। हम लोगों ने अपने ओपीडी में एक आंखों की प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है, 2-3 मशीन होती हैं। एक मशीन होती है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, जिसमें हवा का एक वो आता है, छोटा सा जेट आता है आंख के ऊपर और उससे प्रेशर मेजर हो जाता है, मतलब आंख को छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी ओपीडी में वो रखे हुए 2 इक्विपमेंट्स। जो भी रोगी हमारे आंखों की ओपीडी में आते हैं एम्स ऋषिकेश में, उनका पहले तो विजन चेक होता है और फिर दूसरा काम होता है कि उनका आंख का प्रेशर, खास तौर से अगर वो 40 साल से ऊपर का है तो आंख का प्रेशर एज ए रूटीन सबका चेक होता है। तो ये तो मतलब ये एक चीज़ हमने रखी हुई है। इसके अलावा हम लोग जैसे
कैंपेनिंग करते हैं, जैसे पब्लिक लेक्चर है, कहीं भी जाकर पब्लिक लेक्चर करते हैं, या रोल प्ले का करते हैं तो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। जी, किस तरह से रोल प्ले का? रोल प्ले में जैसे मान लीजिए कि ये रोल प्ले का मतलब हो गया, जैसे मतलब हमने एक प्ले किया, स्क्रिप्ट किया, नुक्कड़ नाटक की तरह। नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो पब्लिक प्लेसेस पे नुक्कड़ नाटक करते हैं कि ताकि पब्लिक में अवेयरनेस फैल जाए। ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक लेक्चर्स करते हैं, जैसे आपका ही माध्यम है। जी बिल्कुल। इससे का हो गया, या हॉस्पिटल में एम्स ऋषिकेश में भी हम लोग पब्लिक लेक्चर करते हैं जब भी कुछ ओकेजन होता है, तो यही एक साधन होते हैं। न्यूज़पेपर में कई बार भिजवा देते हैं, ताकि बेसिक पर्पस है कि पब्लिक में अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक में अवेयरनेस कि भाई 40 साल की एज हुई है तो अपनी आंखें चेक करा लूँ मैं एक बार आंखों के डॉक्टर से, तो अपना आँख का प्रेशर भी चेक साथ में हो जाए। जी। तो अगर और इलाज शुरू हो गया तो इलाज अपने आप बंद नहीं करना है, आंखों के डॉक्टर को दिखाते रहें रेगुलर वे में, 3 महीने तक, 6 महीने पर, 3 महीने पर, जैसा वो कहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जब आपके पास मरीज आते हैं जो आँखों की सामान्य बीमारियों से भी जुड़े मरीज आते होंगे, तो कितने मरीज होते हैं जिनमें ग्लूकोमा पाया जा रहा है या डिटेक्ट हो रहा है, और किस तरह की समस्या आप देखते हैं? मतलब अवेयरनेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आप क्या महसूस करते हैं उन मरीजों को देखते हैं? हमारे पास एक्चुअली काफ़ी कुछ रेफरल पेशेंट बहुत आते हैं एम्स में। जी। तो मैं आपको वैसे इन जनरल जो जनरल हॉस्पिटल का जो डाटा है वो हमारे से मैच नहीं कर पाएगा। जी जी। तो फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक महीने में करीब हमारे ऑन एन एवरेज एक महीने में मान के चलिए कि करीब 100 से ऊपर पेशेंट तो आते ही हैं ग्लूकोमा की काली बीमारी है। जी, तो एक बड़ा नंबर है ये भी, अगर 100 से ऊपर के पेशेंट आ रहे हैं ग्लूकोमा से जुड़े हुए। और ग्लूकोमा से बचाव के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति के तौर पर आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बचाव के लिए मैंने आज जैसे बताया कि बचाव इसका कुछ नहीं है, इसका तो डिटेक्शन है। डिटेक्शन है, बचाव नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब होना है तो होगा ही। जी। डिटेक्शन मेन इंपॉर्टेंट बात है। और किसी को अगर सफ़ेद मोतिया हुआ है तो ये नहीं कि वेट करें कि पकने की इंतजार करें। किसी के माता पिता को हुआ है कि भाई जब ऑपरेशन के लायक हुआ है तो ऑपरेशन करा दें। जी। या किसी को सफ़ेद मोतिया एकदम आंख लाल हो गई, दर्द होने लगा है, तो समझ लो कि काला मोतिया हो गया है, फौरन इलाज करा दें। आंख लाल होना इसका एक बड़ा लक्षण है। अगर उसमें आंख जो लाल होती है साथ में दर्द भी होता है। जी। जैसे आंख लाल तो एलर्जी से भी हो जाती है ना, उसमें दर्द नहीं होता। इस आंख लाल में दर्द होगा बहुत तेज। ठीक है। तो वो जो सहन नहीं होगा तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो ये भी कई अलग अलग तरह का काला मोतिया है। जी हाँ, जैसे कई तरह का होता है इसको, जैसे मैंने बताया ना कि पैदाइशी कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो गया, इन्फेंटाइल हो गया, फिर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, प्राइमरी नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, या फिर कुछ बीमारी की वजह से। यहाँ पर एक संदर्भ में बता देता हूँ मैं, स्टेरॉयड की जो दवा खाते हैं कुछ लोग, जी, स्टेरॉयड की दवा लंबे समय तक खाएंगे तो उससे भी हो सकता है ग्लूकोमा। जी। तो वो भी कारण हो सकता है। तो ऐसे लोग जो स्टेरॉयड खा रहे हैं, कई बार बच्चों को एलर्जी की शिकायत होती है, उनको आंखों के डॉक्टर ने क्या किया कि एक छोटी सी स्टेरॉयड की दवा लिख दी कहीं, या वो काउंटर पे गए केमिस्ट पे कहीं, तो केमिस्ट जल्दी क्या होता है, केमिस्ट लोग सोचते हैं कि जल्दी ठीक करना है तो कॉम्बिनेशन वाली दवाई देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक होती है, स्टेरॉयड होती है, वो डाल दिया। अब वो मदर को लगा कि ये फादर को लगा कि इससे तो ठीक हो गया, अगली बार भी अपने आप दवाई ले आते हैं जी, और फिर डालते भी रहते हैं। तो वो जो स्टेरॉयड्स हैं वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है जी। तो वो बच्चों में जो है सफ़ेद मोतिया भी कर सकते हैं और काला मोतिया भी कर सकते हैं। तो ये सब दवाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान, स्टेरॉयड दवाइयों को लेकर के तो उसको सावधानी रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये सारी जानकारियाँ साझा की काला मोतिया को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर मित्तल बता रहे थे कि जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये कि 40 की उम्र के बाद या जब भी कुछ समय के अंतराल पर अपनी आँखों की नियमित जांच कराते रहें, अपनी दृष्टि को बचाए रखने का यही सबसे बेहतर ज़रिया है। जागरूकता ही सबसे बेहतर ज़रिया है। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।